मैं हूं अनवर खावर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलों का तस्करा ऐवान बाला में भी होने लगा है। सेनेटर हमदुल्ला का यह कहना है कि पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों के सामने शराब की दर्जनों बोतलें पड़ी होती हैं। क्या यह शराब सफाई करने वाले भंगी या छोटे मुलाजिम पीते हैं? उन्होंने सवाल उठा दिया कि यह बोतलें लाता कौन है और पीता कौन है। उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस के मेडिकल टेस्ट कराने की तजवीज भी रख दी, जबकि चेयरमैन सेनेट का यह कहना था कि बाकी सब अपने ऐबों को छुपाते हैं, आप सामने क्यों लाना चाहते हैं? पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलें कौन लाता है, कौन पीता है और ये बोतलें कहां से आती हैं? सेनेटर हमदुल्ला की तशवीश ने ऐवान बाला को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। सेनेट इजलास में जेयूआई के सेनेटर हमदुल्ला ने पार्लियामेंट लॉजेस में शराब लाने का मामला उठा दिया। कहते हैं उनके बच्चे पूछते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब कौन पीता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये शराब भंगी या छोटे मुलाजिम पीते हैं? 10-15 हजार रुपए की बोतल पार्लियामेंटेरियंस के अलावा कौन पी सकता है? सेनेटर हमदुल्ला ने यह तजवीज भी रखी कि तमाम अरकान का मेडिकल टेस्ट कराया जाए ताकि असल हकीकत सामने आ सके। इस मौके पर एमक्यूएम के ताहिर मशहदी का कहना था कि उन्होंने कभी पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलें नहीं देखी, जबकि मुशाहिदुल्लाह ने फिक्रा कसा कि हो सकता है इन बोतलों में फ्रेश जूस आता हो। मामले पर बहस तवील हुई तो चेयरमैन रजा रब्बानी को मुदाखलत करना पड़ी। सेनेटर हमदुल्लाह को मुखातिब करके उनका कहना था कि हर कोई अपने ऐबों पर पर्दा डालता है, लेकिन आप सबके सामने लाना चाहते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलों की मौजूदगी का मामला और सेनेटर हाफिज हमदुल्ला की तमाम पार्लियामेंटेरियंस का मेडिकल टेस्ट कराने का मुतालबा। कहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों के सामने दर्जनों शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। ये शराब सफाई करने वाले छोटे मुलाजिम तो पी नहीं सकते। बिल्कुल, इसी वाले से हम बात करेंगे। एमएनए जमशेद दस्ती हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पहले भी ये मामला उठाया था। जमशेद दस्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप? आज फिर बाज़गश सुनाई दे रही है पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलों की। हाफिज हमदुल्ला ने यह मामला आज उठाया है, आप भी पहले इस पर बात कर चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, गुजारिश है कि हमदुल्ला साहब ने अच्छी बात की है, मगर उसका जो कैद है, लीडर है मौलाना फजल रहमान साहब ने मेरी बात को जो है ना बल्कि गलत करार दिया था कि जमशेद दस्ती को सिर्फ ये लाजिज नजर आते हैं और बाकी कुछ नजर रहते। देखिए, ये हमारे मुआशरे में, हमारे इस्लाम में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया और इस पर सजा रखी गई। और फिर एक अरसे से वहां पे लड़कियां आ रही हैं, शराब है, चर्च है, और वो पार्लियामेंट लॉजेस जो कानून के जिम्मेदार हैं, जो कानून के रखवाले हैं, जो आइन के बड़े बड़े मुहाफिज बैठे हैं, वो ये काम करें। और वहां पे 7,000 कमांडो पहरा दे रहे हैं, पुलिस पहरा दे रही है, और आईजी इस्लामाबाद इस धंधे में मुलविस है, वजीर दाखिला इस धंधे में मुलविस है, और पार्लियामेंट लॉजेस तो बड़ी महफूज जगह है वहां बुराई करने की। और हमने निशानदेही की कि हम जिम्मेदार लोग हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं, हम कहते हैं हम बेबाक हैं, बेखौफ हैं, हम वोट लेके आते हैं, हम कौम के साथ कितना झूठ और फराड बोल के आते हैं। और फिर कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए नहीं, एक मेरी बात सुन ले, आम आदमी के लिए है कि वहाँ पुलिस शराब पकड़ती है, एसएचओ शराब दी जाता है और पर्चे वहां दे देते हैं। शराब को आम कर दो, चर्च को आम कर दो। अगर वजीर आला चर्च पिए, पार्लियामान शराब पिए, और अगर बात करें तो कुरान बर्पा हो जाए। मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रुहेल अस्कर जो नून लीग का एक शराबी एमएनए था, उसको दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस नहीं लिया, हाई कोर्ट ने इस पे नोटिस नहीं लिया। उसकी अगर उसी टाइम इनके डोप टेस्ट करते, मेरे से शुरू करते, तो 99% मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट कौमी असेंबली सेनेट खाली हो जाती। और सूबाई असेंबली के भी ललाचन में यही काम हो रहा है, और यहाँ पे अरसे से धंधा चल रहा है, मगर जो बात करते हैं वो मुजरिम ठहरता है, क्योंकि ज्यादातर तादाद पीने वालों की है और वो इसलिए पर्दा डाल देते हैं। तो मेरी बात को मतलब आपने खुद किसी को देखा शराब पीते हुए, या आपने किसी की भी कमरे में इस तरह के मनाजिर देखे? क्योंकि बोतलें तो मिल रही हैं लेकिन बंदों का पता नहीं चल रहा। पहले भी आपने ये बात उठाई थी लेकिन साबित नहीं हुआ कुछ की वीडियो चलती है। अगर हम तो निशानदेही कर सकते हैं, आप अगर ट्यूब टेस्ट इनके करा ले, क्यों घबराते हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ को कहता हूँ पहले अपना ट्यूब टेस्ट कराए, अपने अरकान का। इमरान खान को कहता हूँ अपना ट्यूब टेस्ट कराए, अपने अरकान का। अपना मौलाना फजल रहमान को कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि अगर ये पाक साफ है तो फिर ये घबराते क्यों है? इनका ट्यूब टेस्ट होना चाहिए, ये अपने आप को पेश करे ताकि पूरी कौम देख रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी कौम सोई हुई है, वरना दुनिया पे अच्छी बात होती तो लोग खड़े हो जाते।
मेरे भाई इनके डोप टेस्ट करा लो, एक कानून है, ये पकड़े जाएंगे, आजाद कमीशन बना दो, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये क्योंकि जब पार्लियामान साफ नहीं होंगे, जो कानून बनाने वाले कानून पे अमल नहीं करेंगे, तो इस मुल्क का पहले अल्लाह हाफिज है। और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़े करप्ट बैठे हैं, चोर बैठे हैं और शराबी बैठे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, ना इनको कोई पूछ सकता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुमोटो ले, और एक बड़े जिम्मेदार लोग बात करते हैं, MNA है और सेनेटर में बात की है, तो इस बात को मजाक बना के कहते हैं कि आपने देखा, आपने फलां किया। ये चोर को चोरी करता देखता होता है, चोरी करते बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, वो पकड़ा जाता है। तो आप एक इतने जिम्मेदार बात करें तो इनको कहो आ जाओ, और अपने जितने पार्टी लीडर और जो इनको कह रहे हैं हमने नहीं देखा, वो खुद शराबी है, वो शराब पीती है, और ईमान से 95% अरकान जो है ना पकड़े जाएंगे और जेलों में जाएंगे। और वजीर आजम और सदर से ये काम शुरू किया जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी, इसको मजाक न समझा जाए। पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि कौम एहतजाज करे, सड़कों पे निकले और एक कौम के बड़े जिम्मेदारों पे इल्जाम लगाए, तो इनको खड़ा होना चाहिए और एक आजाद कमीशन हो, मेडिकल बोर्ड हो, कि वो कोई मेडिकल बोर्ड वाला बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद हस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये खुला चैलेंज, वो कह रहे हैं कि सबका डोप टेस्ट कराया जाए, मेडिकल बोर्ड बैठे और पता चल जाए कि कौन शराब और मुनशियात इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। JUIF के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला के बयान पर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब की बोतलें बरामद होने की तहकीकात होनी चाहिए। अगर हाफिज हमदुल्ला के पास सबूत हैं तो कायमा कमेटी में पेश करें। आइए आपको अरकान पार्लियामेंट की राय सुनाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूं, न मैंने कोई बोतल देखा है, न मैं किसी के साथ शराब लाने को देखा, न जाने को देखा। मुझे नहीं पता कि अगर कोई छुप छुप के अपने कमरे में कोई करता होगा तो होगा, लेकिन मैंने कोई ऐसा वाकया नहीं देखा। मेरे सामने कोई वाकया 6 साल में नहीं आई। ये इदारे जो हैं जमहूरियत में मुकद्दस समझे जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ देखा है तो वो आप इंक्वायरी करें, इट शुड बी ओपन कि वो कहाँ देखे हैं, क्या देखे हैं। मैंने तो कभी बोतल नहीं देखा, अल्लाह गवाह है, ये सही हकीकत है। और ये जो कह रहे हैं बस इन्होंने देखे होंगे, लेकिन मैं उधर जाता ही नहीं तो देखूंगा क्या। मैं अपनी बात कर सकता हूँ भाई कि मैंने तो आज तक सब भी नहीं किया, मुझे मजा भी नहीं पता। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पानामा हंगामा तो जारी है। अदालत के बाहर नून लीग और PTI आमने सामने आ गए। ख्वाजा साद रफीक के इमरान खान पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स कप्तान को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में इल्जामात की बौछार करते रहे। PTI कारकुनों ने नून लीग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ख्वाजा साद रफीक सुनामी को जोश दिलाते रहे। पीछे खड़े इमरान खान मुस्कुराते हुए कारकुनों को सब्र की तलकीन करते नजर आए। कप्तान डाइस पर आए तो हिसाब बराबर कर दिया। इमरान खान ने जवाबन दरबारी कह दिया। कहते हैं डाकू को डाकू ना कहें तो क्या कहें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ख्वाजा साद रफीक के इमरान खान पर मुड़ मुड़ कर वार, कप्तान मुस्कुराकर वार टालते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक को जब मालूम हुआ कि इमरान खान उनके पीछे खड़े हैं तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर ली। कहने लगे इमरान खान क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में जितने रंग और मौक़िफ़ इमरान खान ने बदले हैं, इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। बेशक। और मैं बाआवाज़ बुलंद इसलिए बात कर रहा हूं कि किसी तरह मेरी आवाज खान साहब के कानों तक पहुंच जाए। PTI के कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया तो ख्वाजा साद रफीक ने अपने कारकुनों को हाथ के इशारे से रोक दिया। उनका कहना था कि बेहतर है सारी दुनिया हम में और PTI में फर्क अपनी आंखों से देख ले। फिर आपने ये कहा, बल चुप रहे, इनको बोलने दें। फिर आपने ये कहा आप शो करें हमारे और उनमें फर्क क्या है। इमरान खान ने माहौल में गर्मी का एतराफ कर लिया। कैमरे के सामने आते ही बोलने लगे, बड़ी जोरदार तकरीर हुई है, जमीन से अभी तक धुआं उठ रहा है। वफाकी वज़रा को एक बार फिर दरबारी भी कह गए। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। वफाकी वज़रा के इल्जामात के जवाब में इमरान खान का कहना था, क्या डाकू को डाकू कहना गाली है? जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं और जमीर खरीदे जा रहे हैं वो यहाँ आकर शोर मचाते हैं। जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं, जिनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, जिनके जमीर खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरह के शोर मचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू में पहली बार गर्मा गर्मी देखने में आई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो किसी भी रोज सूरत हाल कशीदा हो सकती है।
कप्तान पीटीआई और नून लीग के कारकुनों के दरमियान दोस्ती और राब्तों पर बरहम हो गए। कहते हैं अब तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म की दोस्ती होगी, न खवातीन अरकान असेंबली की सहेलियां होंगी। मुस्लिम लीग नून वालों से दोस्तियां खत्म करो, चेयरमैन पीटीआई का नया हुक्मनामा जारी। इमरान खान कहते हैं अब तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म की दोस्ती होगी, ना पीटीआई की खवातीन अरकान की असेंबली में लीगी सहेलियां होंगी। जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं, जिनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ असेंबली में तकरीर को रिकॉर्ड पर लाने से डर रहे हैं। उनके वकील पहले कहते थे तकरीर सियासी थी, आज कह रहे हैं कि वजीर आजम की तकरीर को इस्तिस्ना हासिल है। उस तकरीर को आज सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए। ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज का इनका इस्तिस्ना है, इसके ऊपर बात ना करें। उन्होंने कहा कि कतरी का खत नवाज शरीफ की वाहिद मनी ट्रेल है। अदालत में वकील इससे मुताल्लिक कुछ बताने को तैयार नहीं। वो कहता है कि खत से मुताल्लिक वजीर आजम के बच्चे बताएंगे कि जो इनके बच्चों के पास है वो कहते हैं वो हम नहीं करेंगे, वो बच्चे बात करेंगे, बच्चों का वकील करेगा। वो वालिद साहब का पैसा आया, वो फिर बच्चों ने पैसा बना दिया, नवाज शरीफ उसकी बात नहीं करेंगे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि इस्तिस्ना तब मांगा जाता है जब आप झूठ पर हो। अल्लाह शरीफ खानदान को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनके खानदान को सच बोलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस बाहर गए हैं ये वो खुद बता दे कि वो कैसे आए और अपने वकला को कहें कि इस्तिस्ना से निकले। तहरीक इंसाफ के तर्जमान नईमुल हक भी खूब बरसे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म एक मंसूबे के 4 मरतबा इफ्तिताह कर रहे हैं। उनके इक़्तिदार की कश्ती बहुत जल्द डूब जाएगी। इनकी अब आदत हो। इल्जामात का सिलसिला दोनों जानिब से ही जारी है। पानामा केस अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। वजीर आजम के वकील ने पहले आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की इस्तदा की, तो बाद में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजीर आजम के कौम से खिताब पर आर्टिकल 66 का इत्तलाक नहीं होता। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं, सिर्फ पार्लियामेंट से ही नहीं बल्कि कौम से किए गए खिताब का भी मामला है। जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल उठाया कि बच्चे सच बोल रहे हैं या वालिद, ऐसे अदालती हवाले मौजूद हैं जिसके तहत अदालत पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा ले सकती है। पानामा केस में वजीर आजम की तकरीर के हवाले से दलाइल समात कल फिर होगी। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान का कहना था कि वजीर आजम ने जब अपनी तकरीर में कोई गलत बयानी ही नहीं की तो फिर इस तकरीर पर कैसे नाअहल हो सकते हैं, जबकि तकरीर को बतौर शहादत भी पेश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा, सिर्फ वही हक मांग रहे हैं जो आर्टिकल 66 के तहत हासिल है। इस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 66 का इस्तेकाक इनफरादी नहीं इज्तमाई है। वज़ीर आज़म की सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही तकरीर नहीं बल्कि कौम से खिताब का भी सवाल है। जबकि दूसरे फरीक की जानिब से इल्जाम यह भी है कि तकरीर और दस्तावेजात के मौक़िफ़ में तजाद है। इस पर मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि दोनों तकरीर में तजाद है, लेकिन अगर असेंबली की तकरीर पर आर्टिकल 66 का इतलाक होगा तो तजाद खत्म हो जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अदालत के रूबरू इस्तेकाक का सवाल नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि मखदूम अली खान साहब क्या बच्चे सच बोल रहे हैं या वालिद, जिस पर मखदूम अली खान का कहना था कि वज़ीर आज़म की तकरीर या उनके बच्चे के बयान में अगर कोई तजाद है तो फिर वज़ीर आज़म को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के वकील ने यह भी कहा कि वेल्थ टैक्स कानून को मनसूख हुए 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन इस पर भी नाअहली मांगी जा रही है। जबकि वक्फे से पहले उन्होंने अपने मौक्किल के लिए आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना भी मांगा। उनका कहना था कि आइन के तहत वज़ीर आज़म के ऑफिस को इस्तिस्ना हासिल है, उनकी जात को नहीं। मखदूम अली खान ने इस्तिस्ना के हवाले से ज़हूर इलाही केस का हवाला दिया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि वो इससे मुत्तफिक नहीं, क्योंकि ज़हूर इलाही केस में वज़ीर आज़म ने तकरीर असेंबली में नहीं की थी। पनामा लीक्स केस का बहुत जल्द खात्मा बिलखैर होगा, ख्वाजा आसिफ ने यकीन जाहिर कर दिया। ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के कप्तान पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स। मरियम औरंगजेब ने तो इमरान खान का माफीनामा लहरा दिया। कतरी का खत नवाज शरीफ की एक वाहिद मनी ट्रेल है। हुकूमत जवाब की बजाय अब इधर उधर के बहाने तराश रही है। पनामा लीक्स केस का बहुत जल्द खात्मा बखैर होगा, वफाकी वज़रा का यकीन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पूरी की पूरी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में बैठी होती है। ये लोग सिर्फ मीडिया पर जिंदा रहना चाहते हैं। किसी किस्म के इल्जामात के, किसी किस्म के जो है ना पैर जो है वो नजर ना आए उनके आर्गुमेंट्स में।
वो एक हिकमत अमली कह लें या उसको एक पागलपन कह लें, वो सिर्फ मीडिया में जिंदा रहना चाहते हैं, ना अवाम में जिंदा रहना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट में को अपना रोल जो है वो अदा करना चाहते हैं। शोर मचाने वाले सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत क्यों नहीं लाते? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। कहते हैं इमरान खान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें इल्जाम लगाने और गाली देने के सिवा कुछ आता ही नहीं। इत्तलात की वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया इमरान खान का माफी नामा मीडिया के सामने लहरा दिया। उनका कहना था कि वजीर आजम ने अदालत से कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई और वो तमाम लॉज जो पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लागू हैं, और क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्टरी सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया हमेशा की तरह, तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डन। कप्तान जब बार बार हारता है तो रिटायरमेंट ले लेता है। तलाल चौधरी का इमरान खान पर वार। कहते हैं पार्लियामेंट को बेकार कहने वाले आज इसी पार्लियामेंट का सहारा ले रहे हैं। पार्लियामेंट का सहारा लेकर आज उसी पार्लियामेंट में की गई तकरीर का सहारा लेकर वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की पार्लियामेंट की तकरीर को बेस बनाया जाए, सबूत बनाया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। इससे कबल दानियल अजीज ने भी कप्तान पर ताबड़तोड़ मोनसर फेंके। उनका कहना था कि इमरान खान को पहले कलाबाजी खान कहा जाता था, लेकिन जगह जगह माफिया मांगकर अब वो माफी खान बन चुके हैं। पनामा केस में मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसके मुताबिक मरियम नवाज ने अपने वालिद के जेर कफालत होने की तरदीद कर दी। पिछले 5 साल की आमदनी के टैक्स गोशवारे भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। वालिद की जानिब से मिलने वाले तहाइफ की तफसील भी पेश कर दी। मरियम नवाज का वालिद के जेर कफालत होने से इनकार। पनामा केस में मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गुज़िश्ता 5 साल के ज़रई और गैर ज़रई आमदनी के टैक्स गोशवारे भी पाए गए। अदालत उज़्मा में जमा कराए गए अपने जवाब में मरियम नवाज ने कहा है कि 1992 में शादी के बाद से वो अपने वालिद नवाज शरीफ की जेर कफालत नहीं, और कहा कि रायवन स्टेट पर तमाम घर उनकी दादी के नाम हैं, जिनके अखराजात मुश्तरका तौर पर अदा किए जाते हैं। मरियम नवाज ने बताया कि 2013 में उनकी दादी मसमात शमीम अख्तर की जानिब से पिछले 3 सालों में अदा किए गए टैक्सेस में उनका हिस्सा 2.25 करोड़ रुपए था। मरियम नवाज ने अपने जिम्मा वाजिबुल अदा कर्जों की तफसील भी बयान की और कहा कि वो अपनी दादी की 10 लाख रुपए की मकरूज हैं, जबकि उन्होंने पनामा केस के फरीक नंबर 1 से भी 22 लाख रुपए कर्ज लिया है। 30 जून 2010 को उनके खालिस असासे तकरीबन 7 करोड़ 35 लाख रुपए थे। उनका कहना है कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल से 4 करोड़ 23 लाख रुपए उधार नहीं लिए, बल्कि ये रकम एडवांस कीमत में हासिल की गई। मरियम नवाज ने अपने वालिद की जानिब से दिए गए तहफ़ की तफसील पेश की और गलत इल्जामात लगाने पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की। उधर लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में बच्चे के हाथ जलने का मामला मुअम्मा बन गया। हुकूमती कमेटी ने इब्तदाई तहकीक में कहा है कि बच्चे को पैदाइशी बीमारी है, जबकि बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि अस्पताल अमले की गफलत के बाइस बच्चे का हाथ जल गया था। हम खबर से आपको आगाह करें, हुकूमती टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि इब्तदाई तहकीक में यह बात सामने आ रही है कि बच्चे को पैदाइशी बीमारी है। न्यूज़ की काविश रंग ले आई। खबर नशर होने के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। हाथ जले शीरखार बच्चे को सर गंगाराम अस्पताल से इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बच्चे का चेकअप किया और ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बच्चे के जले हुए हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा काट दिया। खदशा था कि जहर पूरे बाजू में सरायत ना कर जाए। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा कि गंगाराम अस्पताल में बच्चे के हाथ जलने के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। उधर पीपी 45 से नामजद एमपी अहमद खान ने गंगाराम में डॉक्टरों की कोताही के बायस नौमौलूद बच्चे के हाथ झुलसने के वाक़े पर तहरीक इल्तवाए कार जमा करवा दी है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को फिलफौर सजा दी जाएगी। अहमद खान ने पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयास शुजा से। अयास, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, अहमद खान बच्चन ने ये तहरीक अल्तवाए कार जमा करवा दी है और कौमी पंजाब असम्बली के जो मुतलका इजलास है 23 जनवरी को, उसमें इस पर अपोजिशन जो है वो पूरी तरह हुकूमत के खिलाफ शोर भी मचाएगी फ्लोर पे। अहमद खान बच्चन ने अपनी तहरीक अल्तवाए कार में हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन डॉक्टरों की गफलत से बच्चा सारी रात हीटर के आगे जलता रहा और उसका पूरा बाजू जल गया, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि हुकूमत अपनी तरक्की के अहमद खान ने पंजाब असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा कराई। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो की रैली के लिए बुलेट प्रूफ ट्रक लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो इसी ट्रक पर सवार होंगे। ट्रक पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मौजूद होगी। बिलावल भुट्टो ने 19 जनवरी को रैली के हवाले से ट्वीट भी कर दिया। 19 जनवरी को लाहौर से फैसलाबाद एहतजाजी रैली होगी। मज़ीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ असद सुहेब। असद, क्या तैयारियां हैं रैली के हवाले से? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की लाहौर से फैसलाबाद रैली जो है उसकी तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं। बुलेट प्रूफ ट्रक जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया था 18 अक्टूबर 2007 को, वो लाहौर पहुंच चुकी है बिलावल हाउस और उसे फैसलाबाद जो है वो भेजा जाएगा। और जिला कौंसिल चौक पर जो आखिरी खिताब होगा बिलावल भुट्टो सरदारी का, बिलावल भुट्टो उस ट्रक पर चढ़कर वो खिताब करेंगे और पीपल्स पार्टी के दीगर मरकजी कायदीन हैं वो भी उस ट्रक पर मौजूद होंगे। इस हवाले से रैली के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी अब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट की है कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज 19 जनवरी से होगा और लाहौर से फैसलाबाद तक रैली का जो है वो आगाज किया जाएगा और कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो इस रैली में शरीक हो ताकि हुकूमत को टफ टाइम जो है वो दिया जा सके। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो मरकजी कायदीन है वो भी सर जोड़कर बैठेंगे किस तरह से 19 जनवरी का जो पहला हुकूमत के खिलाफ हाथ खोलने जा रही है पीपल्स पार्टी, उसे कामयाब बनाया जाए। मीटिंग्स की जा रही हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को सिफारिशात भी भेजी जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया असद, आपने तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर देंगे आपको। लाहौर के इलाके सुंदर में चोरी की अनोखी वारदात हुई है। कबूतरबाज मकसूद के घर की छत पर चोर ने कबूतरों का जंगला तोड़कर 15 लाख रुपए मालियत के नायाब कबूतर ले उड़ा। पुलिस ने पहली बार कबूतर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको इसकी मजीद भी तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हमाद असलम। जी हमाद, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये सुंदर के इलाके में वाकया पेश आया है जहां पर चोरों की एक अनोखी वारदात सामने आई है। जहां पर उन्होंने जो कबूतर थे, नायाब कबूतर मकसूद कबूतर बाग के, वो 15 लाख मालियत के थे, जिनको नामालूम चोर आए और ताला तोड़ने के बाद वहां से कबूतरों को लपेटा और किसी ऐसे तोड़े में लेके चला गया, जिसकी फुटेज भी अब उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फुटेज सामने आ गई है। उस फुटेज को भी हासिल करने के लिए न्यू न्यूज़ कोशिश है। तमाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। टॉफी में अगर मक्खन है तो मक्खन वाली लिखो। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बिस्किट, कुकीज, चॉकलेट और कैंडीज तैयार करने वाली कंपनीज को इंतबाही मरासला जारी कर दिया गया है। ऐसी तमाम कंपनियां जो अपनी मसनूआत दूध और मक्खन से तैयार होने का दावा करती हैं 1 फरवरी तक लेबलिंग में तस्हीह करने की पाबंद होंगी। अगर मक्खन और दूध ना पाया गया तो कार्रवाई होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक अहम इकदाम उठाया है और यह कहा गया है कि जो अज्जा शामिल हों इन बिस्किट्स में, कैंडीज में, टॉफियों में, उसको लिखा जाए और अगर वो शामिल नहीं हुए तो फिर इकदाम उठाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रुबा उरूज से। रुबा, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कैंडीज, कुकीज, बिस्किट्स और दिगर जो है वो इस तरह की मसनूआत तैयार करने वाली कंपनीज को जो है वो एक मरासला जारी किया गया है, जो कि इंतबाही मरासला है। और इसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि जितनी भी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स जो है दूध और चीज़ वगैरह से बने होने का दावा करती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर अपनी लेबलिंग वाज़ेह तौर पर लिखनी होगी और जो गलत लेबल होगा उसको 1 फरवरी तक का नोटिस जारी किया गया है और 1 फरवरी के बाद बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के जो है सेक्शन 2B के तहत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका रुबा उरूज। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के हुक्म पर लाहौर पुलिस ने नवा कोर्ट में असले की नुमाइश और आजादाना इस्तेमाल फायरिंग केस में मरकजी मुलजिम सुफियान और हनी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। नवाकोट के इलाके में ठेकेदार सुफियान और हनी दोस्तों के हमरा कानून की धज्जियां बिखेरते हुए बारबेक्यू पार्टी में हवाई फायरिंग करते रहे, जबकि मुतलका पुलिस हस्बे मामूल खामोश तमाशाई बनी रही। दूसरी जानिब मुल्ज़मान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ओहदेदार भी निकले। नियो
न्यूज पर खबर चलने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। मरकजी मुल्ज़म सुफियान और असला डीलर हनी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि न्यू न्यूज ने गिरफ्तार मुल्ज़मान की तस्वीर भी हासिल कर ली। मुल्ज़मान के कब्जे से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया। हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। चांद पर कदम रखने वाला आखिरी इंसान चल बसा। अमरीकी खलाबाज जेन सर्डेन 1972 में चांद पर उन्होंने 3 दिन गुजारे थे। उसके बाद से आज तक कोई और इंसान चांद को छू नहीं सका। पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान जेन सर्नन 82 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने सर्नन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। कैप्टन सर्नन 14 मार्च 1934 को शिकागो में पैदा हुए थे। वो उन 3 खलाबाजों में शामिल थे जिन्होंने 2 बार चांद का सफर किया। पहली बार 1969 में वो अपोलो मिशन का हिस्सा थे, जिसने चांद की सतह से 50,000 फीट ऊपर परवाज की, ताहम वो उतर नहीं सके थे। इसके 3 साल के बाद सर्नन अपोलो 17 मिशन के कमांडर की हैसियत से न सिर्फ चांद पर उतरे बल्कि उन्होंने वहां पर 3 दिन भी गुजारे, लेकिन उनके बाद आज तक कोई और इंसान चांद पर कदम नहीं रख सका। वो अमरीकी बहरिया में एविएटर के तौर पर काम करते थे। 1963 में नासा के खलाई मिशन के लिए मुंतखब हुए और खलाई मिशन की तारीख में शोहरत हासिल की। शहर कायद से आपको अपडेट करें। सीटीडी ने टारगेट किलर सईद जुल्फिकार नकवी उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। आपको इस वक्त की ताज़ा खबर दे रही है। एसएसपी सीटीडी उमर शाहिद ने बताया कि मुलजिम को साइट एरिया से गिरफ्तार किया है और मुलजिम 8 अफराद के कत्ल में मुलव्वस है। मुलजिम का ताल्लुक एमकेएम लंदन से है। मुलजिम 8 अफराद के कत्ल में मुलव्वस है। ताल्लुक एमकेएम लंदन से बताया जा रहा है। सीटीडी की ये कार्रवाई टारगेट किलर जुल्फिकार नकवी उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ रजब अली हमें बताएंगे। जी रजब, क्या मजीद इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस विंग ने ये कार्रवाई की है साइड एरिया नौबत सुरंगी के करीब से, जहाँ से मुलजिम से सीटीडी एसएसपी उमर हामिद का ये कहना था मुलजिम के कब्जे से असला भी गिरफ्तार। जी रजब की आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई है। आपको बताएं नाज़रीन का टारगेट किलर जुल्फिकार नकवी उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीटीडी के इंटेलिजेंस विंग ने ये कार्रवाई की है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। कोयटा में 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर आसमान से सफेद गाले गिरने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला देअमीर में बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं, जबकि नारान भी सफेदी से ढक गया है। पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ क्या गिरी, गोया हर सू चांदी बिखर गई। बलोचिस्तान में बर्फबारी ने नए रिकॉर्ड बना डाले। कोयटा में 2 दिन के वक्फे के बाद आसमान से फिर सफेद गाले गिरने लगे। हर तरफ सफेदी ने डेरे डाले तो पाइपों में पानी तक जम गया। दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी बुलंदोबाला चोटियों समेत जमीनी रास्तों ने सफेद दोशाला ओढ़ रखा है। रास्ते बंद होने से मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। स्कर्दों में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी मुंजमद है और लोग घरों पर महसूर होकर रह गए हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने बलोचिस्तान के बाज इलाकों समेत दियामर, अपर देर, स्कर्दू, गलियात और दीगर इलाकों में मजीद बर्फ गिरने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के एक ऐसे गांव में जहां दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। नदी नाले भी जम गए हैं, जबकि मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। कड़ाके की सर्दी के हवाले से गजर पहले ही मशहूर है, लेकिन रवां साल शदीद बर्फबारी ने यहाँ के मामूलात जिंदगी भी मुंजमद कर दिए हैं। गदर के दूर दराज संगलास बर्फीली पहाड़ियों और सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पर वाक़े गांव करकलती में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से नदी नाले जम गए और तहद निगाह बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी है।
गाँव के बासियों को ठिठुरते मौसम में शदीद मसाइल का सामना है। गाँव तक जाने के लिए बनाए जाने वाले लकड़ी के पुल भी खस्ता हाली का शिकार हैं। हर वक्त बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद रहता है। मुकामी अफराद का कहना है कि 100 घरानों पर मुश्तमिल ये गांव आज भी पसमानदा है। इलाके में बिजली, आमदोरफ्त, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। बर्फबारी के बाद मसनून के इलाके दश्त का राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका। रास्ते बंद होने की वजह से दश्त में लोगों की सूरत हाल खराब होती जा रही है। 50,000 के करीब आबादी फंसी हुई है, जिनके पास खाने पीने की अशिया भी मौजूद नहीं है। महकमा PTMA ने लोगों की इमदाद के लिए हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांग लिया है। मजीद क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर हमें आगाह करेंगी। बुशरा बताइएगा, वहाँ मुश्किलात भी दरपेश हैं, अभी रेस्क्यू करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, डायरेक्टर जनरल PDMA असलम तरीम ने न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि कोयटा से 13 मील के फासले पर मसूम का इलाका है दश्त, जहां पर सूरत हाल जो है वह इंतहाई खराब होती जा रही है। 4 फुट के करीब जो है वहां पर इस वक्त भी बर्फ मौजूद है। जमीनी रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, जबकि हैवी मशीनरी न होने की वजह से बर्फ को हटाने के काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका कह रहा है कि 50,000 के करीब आबादी जो है वो इस वक्त यहाँ पर फंसी हुई है, जिनके पास ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही उनके पास खुराक की कोई चीजें हैं। वो खुराक के लिए कोयटा जो है 13 मील का सफर तय करके आते थे, लेकिन अब रास्ते बंद होने की वजह से गुज़िश्ता 4 रोज से वो भूखे प्यासे उस इलाके में मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से एक उनको दरखास्त भेजी है कि उन्हें हेलीकॉप्टर दिया जाए और उस हेलीकॉप्टर के जरिए वो लोगों तक खुराक जो है वो पहुंचा सके। उनका कहना है कि अभी तक रास्ता साफ करने में मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं और सब जो मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं और वहाँ मुश्किलात का भी शिकार है लोग जो महसूस हो गए हैं। शुक्रिया बुशरा, आपने अपडेट किया। मुल्क में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब और गिरदोनवा में एक बार फिर धुंध ने डेरे डाल दिए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आसमान से बरसती रहमत का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। शहर शहर यकबस्ता हवाएं, सर्दी एक बार फिर अपने उरूज पर पहुंच गई। कई शहरों में मजीद अब्र करम बरसने का इम्कान। शहरी कायद में होने वाली बारिश के बाद सर्दी का जोर टूट गया, जबकि आज मौसम निखरा निखरा है। बागों के शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली जारी है, उनकी में भी इजाफा हुआ है। आज सबसे ज्यादा सर्दी सकर्दू में पड़ी, जहां पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, सोप डिवीजन, फाटा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। अभी रुक करेंगे कराची का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी घरों से निकलकर बाहर आ गए। इस जल्जले की शिद्दत 3.6 और गहराई 12 किलोमीटर थी, जबकि मरकज कराची था। जल्जले के झटके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, सिंधी होटल और कराची यूनिवर्सिटी के अतराफ के इलाकों में महसूस किए गए। जल्जले के झटकों के बायस शहरियों में खौफ हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर आ गए। कराची यूनिवर्सिटी और NED के तलबा भी खौफ के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर निकल आए। और अब आपको दिखाते हैं छोटे पैकेट में बड़े धमाके की एक वीडियो। बाल भी कमाल हैं और गाल भी कमाल हैं। फिलिपाइन के एक टैलेंट शो में 7 साल एक्टर ने टेलर स्विफ्ट की एक ऐसी नकल उतारी कि सबके होश उड़ा दिए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 7 साल टैलेंट स्टार एक्जिया पर चढ़ा है टेलर स्विफ्ट का रंग। एक्जिया ने लिबास, स्टाइल और गाने में स्विफ्ट की शानदार नकल की है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान छोटी गुलकारा ने अच्छों के होश उड़ाकर रख दिए। नाज, नखरे और कमाल अदाएं देखकर जजेस भी शर्मा गए। लड़की ने 2008 में गाए हुए टेलर स्विफ्ट के गाने यू बिलोंग विद मी को 4 चांद लगा दिए।
खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। 5 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद कौमी शाहीनों ने पर्थ में डेरे डाल लिए। तीसरे मार्के में भी क़यादत अजहर अली की जगह मोहम्मद हफीज करेंगे। कैंगरूज के खिलाफ तीसरे मार्के के लिए कौमी टीम ने पर्थ में डेरे डाल लिए हैं। खिलाड़ियों ने एक रोज आराम के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने मुख्तसर लेकिन भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी क्रिकेटर्स की फिजिकल फिटनेस समेत बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों पर तवज्जो दी गई। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कप्तान अजहर अली तीसरे वनडे में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अलबत्ता आखिरी दोनों मैचेस के लिए अजहर अली की वापसी का इम्कान है। तीसरे मैच के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान है। ग्रीन शर्ट्स ने बाउंस बैक करते हुए मोहम्मद हफीज की क़यादत में कैंगरूज को दूसरे मैच में 6 विकेटों से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा मैच जुमेरात को पर्थ के वाका ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तानी टीम 18 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें पाकिस्तान ने 9 में फतह समेटी, जबकि इतने ही मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी टीम 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। अजहर अली और यूनुस खान की एक दर्जा तनज़्ज़ुली हो गई। टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा दर्जाबंदी में पाकिस्तानी टीम 97 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर बरकरार है, जबकि भारत 120 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज जीतने वाली जनूबी अफ्रीका टीम की 4 दर्जे तरक्की हो गई है। अफ्रीकी टीम अब तीसरी पोजीशन पर है। बैटिंग दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के अजहर अली और यूनुस खान की एक दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। अजहर अब 7वें जबकि यूनुस 8वें नंबर पर आ गए हैं। इसी फहरिस्त में असद शफीक 24, सरफराज अहमद 25 और मिसबाउल हक का 26वां नंबर है। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला की 6ठी पोजीशन है। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। भारत के ईशवन पहले नंबर के बॉलर करार हैं। कौमी लेग स्पिनर यासिर शाह की 17वीं और वहाब रियाज की 20वीं पोजीशन है। और क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों का जख्मी होना मामूल बन चुका है। आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग में विकेट कीपर पीटर नेवल बैट लगने से जख्मी हो गए और उनके खिलाफ मैच में विकेट कीपिंग के दौरान बैट्समैन ब्रेड होज ने जोरदार स्ट्रोक खेला, लेकिन इस कोशिश में बैट उनके हाथ से छूट गया और सीधा नेवल के चेहरे पर जा लगा। तिब्बी इमदाद के बाद पता चला कि नेवल के जबड़े में फ्रैक्चर हो गया। So Neville's following the ball as you'd expect. Looks like it's right on the top, around the hat. Of course, he was suffering from concussion the other night where he got hit on the head. I think that the handle might have got him near the eye, near the cheekbone. I think you're right, Ben. Odd shapes to the leg side. Really nasty incident. और 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर और राफेल नडाल का ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार कमबैक। दिफाई चैंपियन और सेरेना विलियम्स ने दूसरे मरहले में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जारी सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम इवेंट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। मेन सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया के क्वालिफायर प्लेयर जॉर्जियन मेल्जर के खिलाफ खूब मुकाबला किया। साबिक आलमी चैंपियन रॉजर फेडरर ने 2 घंटे 6 मिनट के कांटे के मुकाबले के बाद फतह समेटकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। तवील इंजरी के बाद शानदार कमबैक करने वाले राफेल नडाल ने जर्मनी के फ्लोरियान मेयर को दिलचस्प मुकाबले के बाद नॉकआउट किया। स्पेनिश स्टार प्लेयर राफेल नडाल ने 6-3, 6-4 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब 6 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स भी स्विट्जरलैंड की नौजवान प्लेयर को जेर करके अगले राउंड में पहुंच गईं। आलमी नंबर 2 अमेरिकी स्टार सेरेना की फतह का स्कोर 6-4 और 4-3 रहा।
न्यूज़ की खबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने लाहौर के अस्पतालों में दिल के मरीजों को जाली स्टंट डालने के मामले पर FIA से रिपोर्ट तलब कर ली है। न्यूज़ ने मरीजों को जाली स्टंट डाले जाने के स्कैंडल बेनकाब किया था और इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी हमें मजीद तफसीलात भी देंगे। जहांजेब, बताइएगा, रिपोर्ट अब तलब कर ली गई है FIA की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर के अस्पतालों में अमराज़ कल्ब के मरीजों को जाली स्टंट लगाने के वाक़यात के ऊपर खुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने DG FIA से तफसीली जवाब तलब किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को अभी अपने मनसब संभाले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कानूनदानों के मुताबिक ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके ऊपर सो मोटो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया जा रहा है उस हल्के की जानिब से। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात के ऊपर सो मोटो ले चुके हैं। आज के दिन ये दूसरा सो मोटो है उनका। पहला सो मोटो उन्होंने लाहौर ही की एक रिहायशी कमसिन आपदा है उसके ऊपर तशद्दुद के वाक़े के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और उसकी जो रिपोर्ट भी IG पंजाब से 20 जनवरी को तलब की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांजेब हमें तफसीलात बताने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में VIP मुलजिम के मजे रिमांड के लिए लाया गया मुलजिम सेल्फियां बनाता रहा। VIP मुलजिम पुलिस की निगरानी में 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा। हथकड़ी के बावजूद मुलजिम को मोबाइल इस्तेमाल करने की मुकम्मल आजादी हासिल थी। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, क्या तफसीलात है, किस तरह से इस मुलजिम को खुलेआम मोबाइल इस्तेमाल करने की सहूलत मिलती रही? जी देखिए, बिल्कुल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इंतहाई खतरनाक मुलजिमान को पेश किया जाता है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक मुलजिमान को जो है वो किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करने की जो है इजाज़त नहीं होती। इसके बावजूद जिला वस्ती पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में धमाका खेज मवाद के मुलजिम को पेश किया गया और पेशी के दौरान पुलिस की जानिब से मुलजिम को मोबाइल फोन की सहूलत फराहम की गई। पेशी के बाद जो है मुलजिम आते अदालत के बाहर जो है वो सेल्फियाँ लेने में मसरूफ रहा, जबकि जो है पुलिस की जानिब से मुलजिम की जो है वो खातिर तवाज़ा भी की गई। जी बहुत शुक्रिया आपका जुनेद हमें तफसीलात बताने के लिए। कराची सिटी कोर्ट में साबिक कौमी क्रिकेटर वसीम अकरम पर हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने राजीनामे और मुकदमा खत्म करने की दरखास्त मंजूर करते हुए मुकदमा खत्म कर दिया। ऑन स्पॉट रोड रेज का मामला है, ये कोई रॉबरी वगैरह का अटेम्प्ट नहीं है। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम पर हमला केस, अदालत ने राजीनामा मंजूर कर लिया। कराची सिटी कोर्ट में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की गाड़ी पर फायरिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई। वसीम अकरम ने अदालत में मुल्जिमान से किया गया सुलहनामा जमा करा दिया। वसीम अकरम ने अदालत में बयान दिया कि केस गलतफहमी की बुनियाद पर बना था, ताहम अब फरीकैन में सुलह हो चुकी है और वो मुकदमा चलाना नहीं चाहते। साबिक क्रिकेटर के वकील का कहना था कि वसीम अकरम ने साबित कर दिया कि कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। अदालत में पेश होकर उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम रखी। अदालत ने राजीनामे और मुकदमा खत्म करने की दरखास्त मंजूर करते हुए केस खत्म कर दिया। अभी खबर शामिल करेंगे खारान से, जहां शदीद बारिशों के बाद सैलाबी बंद टूटने से 7 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। PDMA की टीम DG असलम तरीन की सरबराही में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर खारान पहुंच गई है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं खारान के। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा बताएगा, इस वक्त टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है, क्या हालात हैं अब? जी, ये खारान में सैलाबी रेले के बायस बड़ी डैम और कालान डैम जो है इनके बंद टूटने से 7 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें 2 अफराद जो है वो बहकर जाम बहक हो गए हैं, जिनकी लाशें जो हैं इस वक्त निकाल ली गई हैं, जबकि मुतासरीन को जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन उनके पास इस वक्त जो है राशन पानी मौजूद नहीं था। लेकिन PDMA की जो टीम है वो PDMA के डायरेक्टर जनरल असलम तरीन की सरबराही में खारान पहुंच चुकी है और उन्हें इमदादी सामान जो है इस वक्त देने के लिए ये टीम जो है इलाकों की जानिब जा रही है। इमदादी सामान में जो है मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर टीम भी खारान पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर।
खारियां के एक निजी अस्पताल में मुनशियात के इलाज के नाम पर मरीजों पर तशद्दुद किया जाने लगा। एक मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर थाना सिटी सराय आलमगीर में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अकील ने इल्जाम लगाया है कि 6 लोग जबरदस्ती वैन में अगवा कर ले गए, जिस्म पर लोहे की सलाखें गर्म करके लगाते रहे, फिर डंडे मारते रहे। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद अमजद हुसैन से। अमजद हुसैन, क्या तफसीलात है, इस शख्स की क्या शिकायत है? जी बिल्कुल, ये साहिल अमगीर का रिहायशी अकील नामी लड़का है जिसका कहना है कि इसे तरके मंशियात सेंटर वाले घर से उठाकर ले गए और वहां जाकर इसे गर्म सुलाहें और डंडों से इस पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे। ये लड़का 5 दिन जो है वो तरके मंशियात सेंटर वालों के पास रहा। इसके जिस्म पर आप देख सकते हैं कि इसकी जिस्म पर सुलाहों के निशान और डंडों के निशान मौजूद हैं। जब हमारा रास्ता तरके मंशियात सेंटर वालों से हुआ तो उनका कहना है कि इसकी बहन इसे यहाँ छोड़ के गई थी और हमने इस पर तशद्दुद नहीं किया, जबकि इसकी FIR पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने दर्ज कर ली है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमजद हुसैन हमें तफसीलात बताने के लिए। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारत का हलफ उठाने का वक्त करीब आता जा रहा है, अमेरिका के अंदर और दुनिया भर में उनकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। अब फ्रांसीसी सदर ने भी उन्हें यूरोपीय यूनियन में किसी किस्म की मदाखलत से रोक दिया है। सदर ओलांदो का कहना है कि किसी अमरीकी नौमुंतखब सदर का दूसरे मुल्कों की सियासत में इस तरह खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करना नामुनासिब है। यूरोप को क्या करना है क्या नहीं, उसके लिए किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। जर्मन चांसलर ने कहा कि मशरिक वस्ता में बगैर सोचे समझे अमरीकी मदाखलत ने ही पनाह गुज़ीनों के बहरान को जन्म दिया। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने भी ट्रंप को दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत के हवाले से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। रूसी खरबपति दादा ने अपनी पोती की शादी पर खजाने का मुंह खोल दिया। तकरीब में मदो अमरीकी गुलकारा मारिया कैरे और गुलकार एल्टन जॉन को गाना गाने के लिए अरबों रुपए पेश कर दिए। तकरीब में रूसी फनकारों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खरबपतियों की शादी पर अरबों रुपए का खर्च। रूसी कारोबारी आदमी ने अपनी 19 साला पोती की शादी की तकरीब में पैसा पानी की तरह बहा दिया। मारूफ अमरीकी गुलकार मारिया कैरे को तकरीब में गाना गाने के लिए अमेरिका से लंदन बुलवाया गया और उसके लिए मारिया को 2.5 मिलियन पाउंड अदा किए गए। एक गाना गाने का 1 मिलियन पाउंड मुआवजा लेने वाले गुलकार जॉन एल्टन ने 12 गाने गाकर समा बांध दिया। दुल्हन ने बर्तानिया के सबसे महंगे फैशन ब्रांड का $5 लाख का लिबास से बेतन किया, जबकि इस मौके पर हिस्पानवी अदाकार एंटोनियो बांडेरास ने भी शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। आसाइशों से भरपूर इस तकरीब में 10 फीट लंबा शानदार केक भी काटा गया। और अब कुछ बात करते हैं कोलंबियन गुलकारा शकीरा की, जिन्हें उनके फलाही कामों के बायस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया है। अपनी गुलकारी से मद्दाहों पर सहर तारी कर देने वाली मारूफ गुलकारा शकीरा क्रिस्टल अवार्ड भी ले उड़ी। शकीरा न सिर्फ एक बेहतरीन गुलकारा हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में बच्चों के इदारे यूनिसेफ की खैर सगाली सफीर भी हैं। शकीरा कोलंबिया में फलाही कामों खुसूसन कम वसाइल रखने वाले बच्चों की तालीम के लिए खिदमात पर क्रिस्टल अवार्ड से नवाजी गई हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शकीरा ने जज्बाती तकरीब की। We should be devastated that in 2017 there are still 250 million kids under 5 who are still at risk, who will likely be stunted physically and intellectually. उनका कहना था कि आज के बच्चे कल दुनिया का कारोबार चलाएंगे। यहाँ दुनिया के ताकतवर तरीन लोग मौजूद हैं। सियासी क़यादत और कारोबारी शख्सियात को चाहिए कि अपनी सलाहियतें और वसाइल समाजी बहबूद पर सर्फ करें और समाजी मसाइल का खात्मा करें। और अब आपको बताएं कि परांदा जो सदियों से हमारी सकाफत का अहम जुज़ रहा है और ख़वातीन का सिंगार परांदे के बगैर अधूरा समझा जाता था, लेकिन मगरबी सकाफत की यलगार में दीगर अशिया की तरह परांदा भी कहीं खो गया है। नायाब रिजवान की रिपोर्ट। परांदा, जिसे माजी में पश्तून ख़वातीन वक़ार की इलामत समझती थी,
लेकिन जिद्दत और नित नए फैशन ने परांदे को किस्सा पारीना बना दिया। आज परांदे दुकानों में तो नजर आते हैं लेकिन खरीदार कोई नहीं। पहले की तरह इसका डिमांड नहीं है, क्योंकि आजकल आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रोलर कलर वगैरह। खुले लहराते ये बाल कभी परांदे के बगैर बेरंग समझे जाते थे, लेकिन अब की नस्ल नित नए हेयर स्टाइल की दीवानी है। परांदा हमारी रवायत है, पर आजकल के दौर में फैशन ज़्यादा इन हो गया। फैशन में ज़्यादा हेयर स्टाइल्स बहुत इन है और ज़्यादातर हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं। परांदे के बारे में एक तासुर ये भी है कि इसके इस्तेमाल से बाल घने और लंबे हो जाते हैं, लेकिन आज की खवातीन शायद इसे झंझट समझती हैं। परांदा जो कभी हमारी सकाफत का हिस्सा हुआ करता था, जदीद तर्ज़े जिंदगी और नए फैशन ने इसकी अफदियत खत्म कर दी है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। मज़ीद अपडेट रहने के लिए न्यूज़ के साथ रहिए।